स्वागत है आप सभी का गुरु मंत्रा IAS क्लासेस गोसाईगंज में एक बार फिर से। पिछले अध्याय में आप लोगों को मैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के विषय में बताया था, कौन सा पठार किस जगह पे है या कौन सी नदी किस जगह पे है। आज इसका दूसरा वीडियो है। इसे समझने के लिए आप पहले पहला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था अरावली पर्वत के विषय में, या दक्कन के पठार और मालवा का पठार। ये है मालवा का पठार के विषय में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग इनकी अन्य संरचनाएं जो प्रायद्वीपीय भारत में हैं उनके विषय में बात करेंगे। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी संरचनाएं हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि अरावली है, फिर मालवा पठार है, फिर उसके बाद ये विंध्यक्रम की पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसके बाद सतपुड़ा पर्वतमाला है, उसके बाद ये पश्चिमी घाट है और इधर पूर्वी घाट है। इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और इसकी अन्य संरचना में ये नीलगिरी पहाड़ी भी है। ऊपर और देखेंगे हम लोग तो ये दंडका रण पठार है, दंडका रण पठार है। उसके बाद उसके ऊपर देखेंगे हम लोग तो ये छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। और इसी के विषय में हमको अध्ययन करना है। इधर उत्तर पूर्व की दिशा में ये शिलांग का पठार है, इसके विषय में हम लोगों को अध्ययन करना है। और यहीं पर जो आप लोग एक काले रंग के डॉट देख रहे हैं, ये राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी है। इसी के विषय में अध्ययन करना है। आप लोगों को हमने कल के वीडियो में अरावली पर्वत और मालवा के पठार के विषय में बता दिया था कि मालवा पठार का निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी थी। ये सिंधु नदी भी और चंबल नदी भी यहीं से निकली थी, काली सिंधु और बेतवा नदी, बेतवा नदी यहीं से निकली थी। यहीं पर चंबल घाटी भी है। इसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से अध्ययन किया हुआ था। आज हम लोगों को अध्ययन करना है विंध्यक्रम की चट्टान के विषय में। तो विंध्यक्रम की चट्टान का विस्तार सर्वप्रथम लिखते चलिएगा आप लोग। विंध्यक्रम की चट्टान का विस्तार केवल MP राज्य में ही है। ये MP का क्षेत्र है पूरा, यहीं पर विंध्यक्रम की चट्टान का विस्तार है। इनकी प्रमुख रूप से 3 श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये विंध्य पर्वत श्रेणी में विंध्य पर्वत श्रेणी हो गया। उसके बाद ये मालवा या भांडेर, उसके बाद ये भांडेर पर्वत श्रेणी है। और उसके भी बाद पूर्व में आपका कैमूर पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर भांडेर पर्वत श्रेणी, फिर कैमूर पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसी के दक्षिण में एक नदी बही है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और ये मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। यह है मालवा का पठार। मालवा पठार के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके भी दक्षिण में ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। ब्लॉक पर्वत जो दो भ्रंश घाटियों के मध्य, दो भ्रंश घाटियों के मध्य, ये भ्रंश घाटियां हैं, इनके मध्य ऊंचे उठे समतल मैदान को ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक का मतलब दोनों तरफ से ही इसका रास्ता ब्लॉक हो। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये ऊंचा उठा हुआ दिखेगा, लेकिन वास्तव में इसी के बराबर में ही ये है, लेकिन इसे पर्वत का उदाहरण दे दिया गया है। जैसे इधर नर्मदा भ्रंश घाटी है और इसके बाद ये ताप्ती भ्रंश घाटी है। इन दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है। ये हो गया नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा भ्रंश घाटी। उसके बाद ये ताप्ती भ्रंश घाटी या तापी भ्रंश घाटी। इन दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित ये भाग है, इसीलिए इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार गुजरात में भी है और महाराष्ट्र में भी है, MP में भी है। इसमें ये जो पहाड़ी आप लोगों को दिख रही है, ये पहाड़ी है राजपीपला पहाड़ी। इसका नाम है राजपीपला पहाड़ी।
उसके बाद आप लोग इसको देखिए, ये है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी के और पूर्व में है मैकाल पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। और इसी महादेव पहाड़ी के पर ही इसकी सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। प्रश्न आएगा कि धूपगढ़ पर्वत चोटी सतपुड़ा पहाड़ी के किस श्रेणी पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ पर्वत चोटी, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी इधर आप लोगों को दिखाया भी गया, आप लोग देखते रहिएगा। ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, अमरकंटक। इसी अमरकंटक के पास से आपको दिख रहा होगा दो नदियां निकली हैं। कौन कौन सी? इधर को नर्मदा नदी निकलती है और इधर एक नदी निकल के चली जाती है। नर्मदा नदी आपको इधर दिखेगी और इधर आप लोग देख रहे हैं कि ये सोन नदी जा कर के मिल रही है। सॉरी, ये यमुना से नहीं मिलती है, ये मिलती है गंगा से जा कर के मिल जाती है। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो ये सोन नदी आता है प्रश्न, कौन कौन सी नदियां अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? तो हमने देखा ये सोन नदी जा कर के गंगा से मिल रही है और इधर नर्मदा नदी भी निकल रही है अमरकंटक पर्वत श्रेणी से। इसके विषय में हम लोग अच्छे से जान लिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार का। छोटा नागपुर का विस्तार, छोटा नागपुर के पठार का, इसका विस्तार झारखंड पश्चिम बंगाल में है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। यहाँ पर दो नदियाँ आपको दिखाई गई हैं। एक नदी ये है दामोदर नदी और एक नदी है स्वर्णरेखा नदी। एक नदी है स्वर्णरेखा नदी। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो अलग भूभागों में बांटती है। जो उत्तर का भूभाग है उसे हजारीबाग कहते हैं और जो दक्षिण का भाग है उसे, ये है हजारीबाग और दक्षिण में जो है उसे रांची का पठार कहते हैं। तो इसी रांची के पठार, ये कैसा पठार है? ये संप्रदाय मैदान है। संप्रदाय मैदान मतलब क्या होता है? संप्राय मैदान मतलब होता है ये भाग जो है नीचे को ऐसे धंस गया है, धंसने के बाद ये समतल है, ये समतल मैदान है। छोटा नागपुर का पठार जो है समतल मैदान है। इसी के बाद इसके दक्षिण में स्थित है महानदी। महानदी बेसिन बहुत ही धान के लिए उपजाऊ क्षेत्र होता है। बेसिन किसे कहते हैं? बेसिन दो घाटियों के मध्य स्थित समतल मैदान को बेसिन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इसकी आकृति कैसे होती है, जैसे वाश बेसिन की आकृति होती है। वाश बेसिन आप लोग देखे होंगे जिसमें अपना मुंह वगैरह धुलते हैं, तो उसी के आकृति की ये बेसिन होती है। उसी तरीके से यह है महानदी बेसिन। यहाँ पर चक्रवात के द्वारा भी, जब अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आते हैं उसके द्वारा भी वर्षा होता है और नदियों द्वारा भी वर्षा होता है। सॉरी, नदियों द्वारा भी पानी यहाँ पर गिराया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र में धान की खेती अधिक होती है, क्योंकि धान के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अब हम लोगों को ये धान की अधिक खेती होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को ही कहते हैं कि धान का कटोरा या चावल का कटोरा, छत्तीसगढ़ राज्य को ही चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चावल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद यही छोटा नागपुर का पठार जो है ये खनिज दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खनिज की दृष्टि यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, एल्युमिनियम, सोना आदि पाए जाते हैं। इसीलिए हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके विषय में अच्छे से बताया था कि यहाँ पर खनिज किस तरीके से, जब आप लोगों को भूगर्भिक संरचनाएं पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश, जिस तरीके से जर्मनी में दो नदियाँ राइन और
राइन और रूर, दो नदियों का जो क्षेत्र, बीच का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा खनिज से संपन्न है और उसे वहीं से ये लिया गया है कि इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। किसे? छोटा नागपुर के पठार के छत्तीसगढ़ को इसे भारत का रूर प्रदेश करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का विस्तार जो है पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट और इधर सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है। ये बहुत ही उपजाऊ काली मिट्टी होती है यहाँ के। आप लोगों को मैंने बताया है भूगर्भिक संरचना के क्षेत्र में जब हमने उसको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि बेसाल्ट निर्मित होती हैं, दक्कन ट्रैप यहाँ पर पाए जाते हैं, ज्वालामुखी निर्मित होती हैं, इसीलिए इन्हें लावा चट्टानें भी कहते हैं। और ये काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए अधिक उपजाऊ होते हैं। तो इसका विस्तार इस संपूर्ण एरिया में है। इसी का ही विस्तार ये दंडका रण के पठार का भी है। दंडका रण का पठार इसी दक्कन के पठार का भी भाग है। इसकी बनावट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अनेक पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यह हरिश्चंद्र पहाड़ी है और उसके बाद बालघाट पहाड़ी है, इसके बाद आप लोग अजंता पहाड़ी है, फिर गढ़ीवाल पहाड़ी है। लिख दें आप लोगों को, नाम लिखा हुआ है हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता, गविलगढ़। ये 4 पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दंडका रण के पठार में, वो भी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। याद रखिएगा ये चारों महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये पर्वत श्रेणियाँ किस स्टेट में पाई जाती हैं? हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता और गढ़ीवाल पर्वत श्रेणियाँ ये पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। अब हम लोग बात करते हैं इसी छोटा नागपुर के पठार से उत्तर पूर्व में स्थित है राजमहल पहाड़ी। ये पश्चिम बंगाल क्षेत्र में विस्तृत है राजमहल पहाड़ी। और उसके बाद इसी का विस्तार हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि ये एक गैप का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर नदियाँ अपना धसाव करती हैं और यहाँ पर एक गैप का निर्माण करती हैं, अपना मिट्टी के साथ गाद इकट्ठा करती हैं, जिससे मिट्टी का निक्षेपण होता है और इसे बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप कहते हैं। और इसका उत्तर पूर्व में ही विस्तार हो जाता है, जिसको शिलांग का पठार कहते हैं। शिलांग का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग, भले ही ये हिमालय के पास में ही है, लेकिन ये है प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग। शिलांग के पठार में निम्न पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय में स्थित हैं, जबकि ये मिकिर और रेंगमा ये कहाँ पर स्थित हैं? ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं असम में स्थित हैं, असम में स्थित हैं। हम लोग इसके विषय में पढ़ लिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या इनकी चोटियाँ कौन सी हैं, यहाँ पर कौन से फेमस जगह पर हैं, इसके विषय में अच्छे से हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार हम आप लोगों को फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।